रामपुर नाम के एक गांव में बेबी नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसके पापा का नाम था राजीव और माँ का नाम रानी। उनका परिवार गरीब था। राजीव दिन भर मजदूरी का काम कर कुछ पैसे कमाते थे, पर वो निजी जरूरतों में खत्म हो जाया करते। एक दिन रानी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, घर के हालात कुछ ठीक नहीं। जितना भी कमाते हैं घर में खर्च हो जाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो बेबी का स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रानी? बेबी बहुत होशियार है। अपनी ज़रूरतों के लिए हम उसकी पढ़ाई रोक देंगे? आज से चाहे तो हम एक वक्त की ही रोटी खाएंगे। उसे खूब पढ़ाकर अफसर बनाएंगे। उन दोनों को यूँ बात करते हुए बेबी ने सुन लिया था। चाहे जो भी हो जाए, मैं खूब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी और मेरे माँ बाबूजी जिन्होंने मेरे लिए इतना सहा है उन्हें खूब खुशियाँ दूंगी। बेबी ने ऐसा सोचा और वो स्कूल जाने लगी। वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, इसलिए स्कूल के टीचर्स भी उसे बहुत पसंद किया करते थे। जिस स्कूल में बेबी पढ़ा करती थी उसी स्कूल में उस गांव के धनवान परिवार से गणेश नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। चूंकि गणेश एक धनवान परिवार से था, वो हर रोज स्कूल में नए नए तरह तरह के कीमती खिलौने लाया करता था। पर वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस कारण टीचर्स उसे हमेशा डांटा करते। टीचर्स का बेबी को पसंद करना और गणेश को हर वक्त डांटना उसे बिल्कुल नहीं भाता था। इसीलिए गणेश ने ठान लिया था कि किसी भी तरह बेबी को नीचा दिखाएगा। एक दिन गणेश बेबी के पास अपनी एक महंगी वाली मिनी रिमोट कार ले आता है। अरे ओ बेबी, देखा तुमने ये मेरे पास क्या है? इसे मिनी रिमोट कार कहते हैं। वैसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कार देखी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पापा इसे अमेरिका से लाए हैं। जितनी महंगी ये है उतना तो तुम लोग महीने भर में भी कमा नहीं पाते होंगे। स्कूल में टीचर्स तुम्हारी होशियारी की तारीफें करते हैं ना। कल मेरी इस रिमोट कार से अपनी कार की रेस लगा कर दिखाओ, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तुम कल स्पर्धा में नहीं आई या हार गई तो मान लेना कि तुमसे ज्यादा होशियार मैं हूँ। बेबी घर जाकर पापा से कहती हैं, पापा, आज उस बड़े घर वाले गणेश ने ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं, हम बहुत गरीब है, मेरा बहुत अपमान किया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि उसके पापा की अमेरिका से लाई हुई कार के साथ मेरी कार की रेस कराए, जिसमें मैं हार गई तो मुझे अपमानित करेगा। पापा, मुझे भी वैसी कार दिला दो, मैं उसे हराना चाहती हूँ। बेटा बेबी, हम गरीब है, ऐसी बातों को हमें अनसुना करना होगा। इतनी महंगी कार के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। पापा के ऐसा कहने पर रानी उदास होकर घर के आंगन में बैठी थी। तभी वहां से एक स्वामी जी गुजरते हुए बेबी के पास आए। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? घर की बेटियों का रोना घर के लिए अच्छा नहीं होता। तुम बताओ समस्या क्या है? हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। स्वामी जी के पूछने पर बेबी ने सारी बात उन्हें बताई। उस पर स्वामी जी ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर स्वामी जी ने वहाँ एक मिनी कार ला दिया। ये एक जादुई कार है, इसे तुम कल स्पर्धा में ले जाओ, तुम जो चाहोगी वही होगा। स्वामी जी के कहने पर बेबी ने कार रेस स्पर्धा में हिस्सा लिया और अपनी जादुई कार को गणेश के मिनी रिमोट कंट्रोल कार के पास रख दिया। प्रतियोगिता देखने के लिए बच्चों की भीड़ लग जाती है। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। गणेश ने अपने रिमोट से कार को तेजी से दौड़ाया, पर बेबी की कार धीमी चल रही थी। तब बेबी ने मन ही मन कहा, स्वामी जी, चाहे जो भी हो जाए मेरी कार को जिता देना और साथ ही साथ गणेश के घमंड को भी खत्म कर देना। तुरंत बेबी के कार की तेजी बढ़ जाती है और वो गणेश की कार को पार कर ये प्रतियोगिता जीत जाती है। बेबी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। गणेश उसके पास आकर कहता है, बेबी, मुझे क्षमा कर दो, तुम लोग गरीब हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हें अपमानित करना चाह रहा था। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, पर तुमने कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे बदल दिया है।
ये सब देख वहाँ खड़े सभी बच्चे और टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। बेबी ने मन ही मन स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट किया। उस दिन से बेबी और गणेश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वो कृष्णपुर नाम का एक गांव था जो एक दिन अचानक बाढ़ में डूब गया। गांव के सभी लोग पानी से भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के छतों पर चढ़कर मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं पानी में डूबी हुई एक बूढ़ी औरत शांता, बेटा कोई मुझे बचाओ, बचाओ कोई मुझे, बेटा कोई बचाओ। वो इस तरह मदद की गुहार लगा ही रही थी कि पानी से अचानक एक बड़ी सी शार्क आकर उसे अपने मुंह में पकड़कर अंदर ले गई। ये सब छत पर बैठे कुछ लोगों ने देख लिया। उन्होंने घबराकर कहा, अरे बाप रे, यहाँ तो शार्क आ गए हैं। यूं घबराकर चिल्लाने लगे। वहीं पास ही में छत पर खड़ी शोभा ने कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ चले गए? और माँ तुम कहाँ चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। यूं वो घबराकर रोने लगी थी। पानी से निकले शार्क एक एक कर सभी लोगों को निगल रहे थे। यूं बढ़ते बढ़ते वे शार्क जहाँ शोभा खड़ी थी वहाँ तक पहुँच गए। शोभा उन्हें देखकर बहुत घबरा गई। इतने में वहाँ पर हेलीकॉप्टर आया और जाल बिछाकर शोभा को उठा ले गए। अगली सुबह शोभा ने आंख खोले तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। वहाँ पुलिस ने उससे पूछा, बेटा आखिर वहाँ हुआ क्या था, क्या तुम मुझे बता सकती हो? उस पर शोभा ने कहा, मुझे सब पता है। शोभा से ये जानकर पुलिस ने सारी बात उससे पूछ ली। हमारा कृष्णपुर नाम का गांव है जहाँ पर सभी के घर समंदर के किनारे होता है। हम सभी का जीवन समंदर पे ही आधारित होता है। मेरे मम्मी पापा भी मछुआरे हैं, वो मछली पकड़ कर लाते और मैं स्कूल जाया करती थी। हम सब बहुत खुश थे। हमारे गांव प्रभाकर नाम के एक व्यक्ति आए थे जो कि साइंटिस्ट थे। वो सूट बूट पहनकर आए थे। गांव वालों ने शहर से आने के कारण उनकी बहुत इज्जत की। वे किराए का घर ढूंढते हुए हमारा पता पूछकर हमारे घर आए थे। हमारा बहुत बड़ा घर था, ऊपर का हिस्सा खाली होने के कारण वो वहां रहने लगे थे। वो हर रोज कोई न कोई प्रयोग किया करते थे जिसकी एक अजीब सी बदबू आया करती थी। एक दिन मैं उनके पास गई और पूछा, आप क्या कर रहे हो? क्या मैं जान सकती हूँ? रात के समय अजीब सा धुआं आता है और बदबू भी आती है। ये क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। आखिर आप क्या बना रहे हो? इस पर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारा नाम शोभा है ना? मैं यहाँ सबकी काम आने वाली दवा बना रहा हूँ। उस दवाइयों को समंदर में फेंको तो मछलियाँ अपने आप किनारे लग जाती हैं। मछुआरों को भीतर जाकर मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। एक गोली 100 मछलियों को बाहर लाने की क्षमता रखती है। मतलब ये कि एक गोली पिघलकर पानी में तेजी से घुलकर करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ऐसी अनोखी चीज बना रहा हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत चौंक गई थी। ये तो बहुत बढ़िया है, इससे लोगों की मदद होगी। मैंने उनसे ऐसे कहा। उन दवाइयों को समंदर में डालने के लिए वो समंदर के पास गए। मैं भी उनके साथ गई। उन्होंने वो दवाई समंदर में डाली पर उसमें से कोई मछली बाहर नहीं आई। पर अचानक तेज हवा चली जिससे बड़ी बड़ी लहरें आनी शुरू हुई थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और वहां से भाग चली। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आने लग गई थी और साथ ही में बड़े बड़े शार्क भी आ गए थे। हवाएं इतनी तेज हो गई कि सारा समंदर का पानी बाढ़ बनकर गांव में घुस गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए। मैं भी छत पर चढ़ गई। उन शार्क ने बहुत सारे लोगों को मार खाया था। कई लोग पानी में डूबकर मर गए। सारा गांव तितर-बितर हो गया। इतने में किसी ने जाल डालकर मुझे ऊपर उठा लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अब यहाँ अस्पताल में हूँ। इस तरह शोभा ने सारी आप बीती बता दी। उस पर पुलिस ने कहा, सरकार की अनुमति के बिना कुछ लोग ऐसा जानलेवा प्रयोग करते हैं। बेटा क्या तुम साइंटिस्ट को पहचान लोगी? उस पर शोभा ने हामी भरी। मैं तुम्हें कुछ मृत लोगों को दिखाता हूँ, उनमें से तुम्हें पहचाना होगा। फिर पुलिस ने शोभा को एक एक कर लाशें दिखानी शुरू की। शोभा ने एक एक कर ना कहा।
इसके बाद एक शव को देखकर उसने कहा, पापा, 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 ये मेरे पापा है। मेरे पापा को क्या हुआ? पापा एक बार उठो ना, उठो ना पापा। इस तरह शोभा रोने लगी। उसे रोता देख पुलिस ने उसे दिलासा देते हुए कहा, दुखी मत हो बेटा, एक बड़े जहाज के ऊपर गिरने से तुम्हारे पापा चल बसे। मेरी माँ कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। औरतों के मृत शरीर को दूसरी जगह रखा है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वे शोभा को वहाँ लेकर गए। शोभा मन में सोचने लगी, भगवान, ये मेरी माँ न हो, मेरी माँ को सुरक्षित रखना भगवान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। यूं घबराते हुए वो एक एक कर सारी लाशें देखने लगी। अचानक उसको उसकी माँ की लाश दिखी। माँ, उठो ना माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? वो यूं जोर जोर से रोई जा रही थी। पुलिस ने उसे सांत्वना देते हुए कुछ और लाशें बताई, पर कहीं भी उन्हें साइंटिस्ट की लाश नहीं दिखाई दी। यही बात शोभा ने उन्हें बताई। पुलिस ने हाँ कहा और उस शोभा को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। शोभा अपने माँ बाप को याद करती हुई उसी अनाथ आश्रम में रहने लगी थी। दूसरी ओर साइंटिस्ट किसी और समंदर के किनारे वाले गांव जाकर फिर से अपना प्रयोग करना शुरू कर देता है।